संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय के सूत्रों का विवेचन चल रहा है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि द्वीप समुद्रों के बारे में, मध्यलोक के बारे में और उस मध्यलोक के बीचों बीच में विराजमान जम्बूद्वीप के विषय में चर्चा हुई है। जम्बूद्वीप के अंदर जो भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं, जिनके नाम हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरणी, ये 6 पर्वत बताए गए हैं। इस विषय में कल आप लोगों से कुछ विचार हुआ था और भरत क्षेत्र और जम्बूद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी भी गई थी। बहुत से श्रोताओं को ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाद में पता पड़ा, श्रोताओं के कुछ भाव आए, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर उन क्षेत्रों और पर्वतों के विषय में एक स्पष्ट जानकारी हो जाए, इसलिए आपको यहाँ मैप के माध्यम से दिखाया जा रहा है ना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। यह आपको जो दिख रहा है गोल, यह जम्बूद्वीप है। अभी केवल इस पर ही फोकस करें। ये एक बड़ा जम्बूद्वीप है, जिसमें कल आपसे कहा जा रहा था कि इस जम्बूद्वीप की हम 2 दिशाएं निर्धारित कर रहे हैं, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। तो जब भी हम जम्बूद्वीप या जम्बूद्वीप के अंदर कोई भी विधेय आदि क्षेत्र या किसी भी तरह के जहाँ कहीं पर भी जिनायतन इत्यादि बने हुए हैं, उनकी दिशा का निर्धारण इस तरह से रहता है। नीचे की ओर ये दक्षिण दिशा है, ऊपर की ओर ये उत्तर है, उधर पूरब हो जाएगी और इधर की तरफ पश्चिम हो जाएगी। तो इसी दिशा क्रम से हम जब नीचे की ओर देखते हैं तो सबसे नीचे जो आपसे चर्चा कर रहा था कि यह भरत क्षेत्र है। जितना ये धनुषाकार ये नीचे का स्थान दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये भरत क्षेत्र है ना। और इस भरत क्षेत्र को विभाजित करने वाला ये जो बीच में लाइन पड़ी है, इसी को आप एक पर्वत समझ लें। ये हिमवन पर्वत हो गया। तो ये पहला ये हिमवन पर्वत है। दूसरा, फिर इस हिमवन पर्वत के बाद में दूसरा क्षेत्र आ जाता है हेमवत क्षेत्र। तो इस हेमवत क्षेत्र के आगे का जो पर्वत है वो हो जाएगा महाहिमवान पर्वत।
ये दूसरे नंबर का ये पर्वत समझ लें, एक लाइन एक बड़ा पर्वत है। फिर इसके बाद में भरत, हिमवत, ये हरि समझ लें, इसको क्या समझ लें, हरि क्षेत्र है ये। और इसको भी विभाजित करने वाला ये जो पर्वत है ये निषद पर्वत है, ठीक है ना। ये बीच का जो बहुत सारा पोर्शन छोड़ा हुआ है यह आपको अभी बताया जाएगा कि इसी में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत और उसी में विंध्य आदि क्षेत्र हैं, जो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ये निषद पर्वत हो गया, ये पूरा फिर विंध्य क्षेत्र हो गया। इस विंध्य क्षेत्र के बाद में फिर ये लाइन आई, ये पर्वत हो गया, ये नील पर्वत हो गया। फिर उसके बाद में रम्यक है ना, विंध्य के बाद में क्षेत्र आएगा, रम्यक क्षेत्र आ गया। और फिर उसके बाद में ये जो पर्वत आया यह रुक्मी पर्वत आ गया। और फिर उसके बाद में हैरण्यवत ये क्षेत्र आ गया। और उसके बाद में ये जो पर्वत आया ये शिखरणी पर्वत आ गया। और इसके अंत में ये जो क्षेत्र बना ये भरत क्षेत्र की तरह ऐरावत क्षेत्र ये बन जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये 6 पर्वत हो गए। अब बिना लिखे भी समझ में आ रहा होगा। ये 6 पर्वत हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो लाइनें दिख रही हैं ये पर्वतों की लाइनें हो गई, ठीक है ना। और जो बीच में ये स्पेस दिख रहा है उसका रीजन हो गया। तो ये भरत, हिमवत, हरि, ये पूरा विंध्य, फिर ये रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ठीक है ना। इस तरह से ये 7 क्षेत्र हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि हर एक क्षेत्र की संरचना देखते हुए ये भी जान लें कि इस जम्बूद्वीप के बाहर क्या है, ये पूरा सब लवण समुद्र है। क्या जम्बूद्वीप के बाहर जो कुछ भी है लवण समुद्र है। तो इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि जो भरत क्षेत्र है ना, भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में क्या है, भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में क्या है, माने नीचे की ओर क्या है, भरत क्षेत्र के आगे क्या है, लवण समुद्र। यही तो पूछना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो बताया था। तो भरत क्षेत्र के नीचे दक्षिण दिशा में क्या, लवण समुद्र छू रहा है। इधर हम देखेंगे तो ये भी लवण समुद्र छू रहा है। इधर की तरफ देखेंगे पूरब दिशा में वो भी, और पश्चिम दिशा में भी लवण समुद्र है। ऊपर की ओर जब हम देखेंगे तो ये भरत क्षेत्र की अपेक्षा से उत्तर दिशा कहलाएगी। अभी दिशाओं का इस तरीके से समझना। भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में पहला पर्वत हुआ कौन सा, हिमवन पर्वत। कौन सा पर्वत, हिमवन पर्वत। अब हम जब भरत क्षेत्र के बाद में हेमवत क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो ये हेमवत क्षेत्र है, ये दूसरे नंबर का ये हेमवत क्षेत्र है ना। तो इस हेमवत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में क्या हुआ, हिमवन पर्वत है ना। और उत्तर दिशा में क्या हुआ, महाहिमवन पर्वत। ऐसे जो शास्त्रों में लिखा रहता है वो आपको ऐसे समझ में आएगा जब आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें, है ना। तो 2 दिशाएं तो इसकी ये पर्वतों से छू रही हैं, है ना। और बाकी का ये जो है इधर दोनों तरफ समुद्र है, इस तरह से। फिर दूसरे के बाद ये तीसरे नंबर का क्षेत्र आया, भरत, हिमवत, हरि, हरि क्षेत्र आया। तो इस हरि क्षेत्र में भी दक्षिण दिशा की ओर क्या हो गया, महाहिमवान पर्वत, और उत्तर दिशा की ओर हो गया निषद पर्वत, ठीक है ना। जब हम विंध्य क्षेत्र की बात करेंगे तो विंध्य क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कौन सा पर्वत, निषद पर्वत, उत्तर दिशा में नील पर्वत, ठीक है ना। माने विंध्य क्षेत्र एक तरफ निषद पर्वत से घिरा है, एक तरफ नील पर्वत से घिरा है, और दोनों तरफ पूरा पश्चिम में तो समुद्र है। फिर उसके बाद में हम इस 5वें नंबर के क्षेत्र पे आ गए। तो ये कहलाया रम्यक। ये रम्यक क्षेत्र की दक्षिण दिशा में क्या है, नील पर्वत, उत्तर दिशा में क्या है, रुक्मी पर्वत, है ना। तो ये रुक्मी पर्वत हो गया। 6वें नंबर का क्षेत्र आ गया। अब कौन सा, हैरण्यवत। इसके दक्षिण दिशा में क्या है, रुक्मी पर्वत, उत्तर दिशा में क्या है, शिखरी पर्वत।
ठीक है ना। अब ये 7वें नंबर का क्षेत्र आ गया, ऐरावत क्षेत्र। ऐरावत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में क्या है? शिखरणी पर्वत, है ना। उत्तर दिशा में क्या है? उत्तर दिशा में लवण समुद्र, पश्चिम दिशा में इधर लवण समुद्र, पूर्व दिशा में भी लवण समुद्र। समझ में आ गया? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाए कि किसकी निचले दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या है और किसकी उत्तर दिशा में क्या है। अब इस तरह से आप देखो तो ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, है ना, ये दोनों 1, 2 और 3 दिशाओं में तो लवण समुद्र से घिरे हुए हैं। केवल यही 2 क्षेत्र 3 दिशाओं में लवण समुद्र से घिरे हुए हैं, बाकी तो सब 2-2 दिशाओं में घिरे हुए हैं। ठीक है ना। अब हम देखें, ये जो भरत क्षेत्र है इसको हम समझ लें कि इस भरत क्षेत्र में ही 6 कालों का परिवर्तन होता है, जो आगे बताए जाएंगे, आगे के सूत्र में आएगा। ठीक है ना। ये जो दूसरा क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र है, ये 5वें और 6वें नंबर का क्षेत्र है ना। और ये 7वां नंबर का क्षेत्र है, इसमें भी कर्म भूमि के, और यहां पर भी परिवर्तन होता है, 6 कालों का परिवर्तन। तो 6 काल का परिवर्तन केवल एक इस क्षेत्र में होगा, पहले में और 7वें नंबर के, है ना। एक सिंपल से समझने के लिए, कर्म भूमि केवल यहां है, वो भी तब आएगी जब क्षेत्र काल परिवर्तन होएगा, है ना। जब काल परिवर्तन होकर के चतुर्थ काल, पंचम काल ये आते हैं, है ना, तब जो है ये कर्म भूमि की व्यवस्था पहले और 7वें नंबर के क्षेत्र में बनती है। इसके अलावा कर्म भूमि अगर मिलेगी तो यहां विदेह क्षेत्र में मिलेगी। कहां मिलेगी? इस विदेह क्षेत्र में। ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र हैं इनके बारे में सिर्फ अभी इतना जानना है कि ये भोग भूमियां हैं। ये क्या है? ये भोग भूमि है। दूसरे नंबर का क्षेत्र हेमवत, है ना, ये भोग भूमि का क्षेत्र। तीसरे नंबर का हरि, ये भी भोग भूमि है, ये भी भोग भूमि है, और ये भी भोग भूमि है। ठीक है ना। हाँ, तो ये एक सिंपल से आइडिया ले लो आप। एक जम्बू द्वीप के अंदर इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये शाश्वत भोग भूमियां हैं, यहां हमेशा भोग भूमि ही रहेगी। ठीक है ना। पहले क्षेत्र में भोग भूमि भी आएगी, कर्म भूमि भी आएगी, यहां पर भी भोग भूमि भी आएगी, कर्म भूमि भी आएगी। और इस विदेह क्षेत्र में इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें भोग भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, और दोनों चीजें शाश्वत हैं। समझ में आ रहा है ना? एक छोटी व्यवस्था समझ रहे हैं, डिफरेंस, चीजें वहीं घूम रही हैं। एक शाश्वत माने हमेशा बनी रहने वाली चीज। तो शाश्वत व्यवस्था केवल दूसरे, तीसरे, 5वें और 6वें नंबर के क्षेत्र में भोग भूमि शाश्वत व्यवस्था है, शाश्वत है माने हमेशा रहेंगे, इनमें कोई भी काल परिवर्तन नहीं होएगा। काल परिवर्तन केवल पहले में और 7वें में होएगा। तो जब काल परिवर्तन होता है तो कभी भोग भूमि भी आएगी, कभी कर्म भूमि भी आएगी, है ना। इसी तरीके से इस 7वें नंबर के क्षेत्र में आएगी। लेकिन जो ये जो विदेह क्षेत्र है इसमें जो भी होंगी भोग भूमि भी है इसमें और कर्म भूमि भी है ना, और वो सब शाश्वत है। अब कर्म भूमि और भोग भूमि में कहाँ है इसमें, कैसे समझे? ये जो बीच का हम पॉइंट बना रहे हैं, ये हम अभी आपको छोटा सा सुमेरु पर्वत दिखा रहे हैं, है ना। ये जिससे हमने बोला था मेरु नाभिर, जम्बू द्वीप का ये नाभि की तरह मेरु पर्वत ये बीचों बीच में है ना। वृत्तो योजन सत्सहस्र, तो जम्बू द्वीप का 1,00,000 योजन का ये विस्तार जम्बू द्वीप का हो गया। अब इस सुमेरु पर्वत के इधर डायरेक्शन में ये क्या हो गई? ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व। ठीक है ना। हमने एक बीच में एक लाइन खींच दी, इधर भी हम जो है एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? इधर 1, 2, 3, 4 ये 4 पोर्शन बन गए, है ना। अब इन 4 पोर्शनों में भी थोड़ा सा स्कीम डिजाइन और बना देता हूं अभी समझाने के लिए। ये देखिए, ये डिजाइन बनी बढ़िया,
क्या बना अब ये? अब इसमें देखेंगे, ये जो हमने 4 ये बनाए हैं, ये गजदंत कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाथी के दांत की तरह दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े। हाँ, ये सब सुमेरु पर्वत से निकले हुए ये गजदंत नाम के ये पर्वत हैं। ठीक है ना? अब देखो ये पूरा विभाजन हो गया। इधर जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक इधर ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है ना? ये कहलाएगा पूर्व विदेह। क्या कहलाएगा ये? और ये कहलाएगा पश्चिम विदेह। पश्चिम डायरेक्शन में पश्चिम विदेह, पूर्व डायरेक्शन में सो पूर्व विदेह। ये शाश्वत कर्म भूमियां, इनमें बड़े बड़े नगरियां बनी होती हैं। यहां पर हम बनाए, मतलब ऐसे ये समझ लो, ऐसे पोर्शन अब हम यहाँ बनाए दे रहे हैं। जितने बन जाए गिनती मत करना, जितनी जगह है उतनी बनाए दे रहा हूं मैं, है ना? ऐसे करके ये पोर्शन बना दिए। ये 8 इधर बनाएंगे नगरियां, 8 बड़े बड़े नगर। और ये नगर नहीं है, जैसा एक ये भरत क्षेत्र है ना, वैसा ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं 8, ऐसा जानना आप, है ना? क्या समझ में आया? जैसा एक भरत क्षेत्र है ये, उतने बड़े बड़े, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े ये एक एक क्षेत्र हैं। तो 8 इधर हो गए, 8 ऊपर हो गए, समझ आ गया? और 8 ही इधर हो गए, 8 ही इधर हो गए। ये कहलाते हैं 32 विदेह क्षेत्र। नाम सुना है ना, 32 विदेह। इन विदेह क्षेत्रों में हमेशा कर्म भूमि ही का ही वातावरण रहता है, इसीलिए इनको विदेह क्षेत्र कहा जाता है। विदेह माने जहां पर देह से मुक्त होने का हमेशा उपक्रम चलता रहता है ना? देह से विमुक्त होने का जहां पर हमेशा उपाय बना रहता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है विदेह क्षेत्र। यहां पर रहने वाले लोग कभी भी अपनी साधना से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और इन क्षेत्रों में तीर्थंकर भी अवश्य रहते हैं। सभी क्षेत्रों में रहें जरूरी नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तीर्थंकर भी अवश्य मिलेंगे। और कम से कम जब इसके 4 पोर्शन बन गए, 1 2 3 4, तो इधर भी 8 हैं, है ना? 8 क्षेत्र नीचे, 8 ऊपर हैं। तो इन 8 में से कम एक जगह पर एक तीर्थंकर जरूर होंगे। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ऐसा भी मान लेना। समझ में आ गया? ये इसलिए इस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने मैप के माध्यम से जम्बू द्वीप के अंदर के क्षेत्रों और पर्वतों के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त की। दिशा निर्धारण करने के लिए नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, राइट साइड पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम होगी। जब हम जम्बू द्वीप के नक्शे में दक्षिण से उत्तर की ओर देखते हैं तो सबसे नीचे धनुषाकार भरत क्षेत्र है। उसके ऊपर एक लाइन के रूप में विभाजित करने वाला हिमवन पर्वत है। उसके बाद दूसरा क्षेत्र हैंगवत है और महाहिमवन पर्वत, फिर हरि क्षेत्र और निषद पर्वत है। बीच के बहुत बड़े पोर्शन के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है और उसी में विदेह आदि क्षेत्र हैं। इस विदेह क्षेत्र के बाद में नील पर्वत एक लाइन के रूप में है, फिर रम्यक क्षेत्र और रुक्मी पर्वत, फिर हिरण्यवत क्षेत्र और शिखरणी पर्वत, और अंत में भरत क्षेत्र की तरह ऐरावत क्षेत्र है। इस तरह 6 लाइंस 6 पर्वतों को दर्शाती हैं और इनके बीच में 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में लवण समुद्र है और उत्तर में हिमवन पर्वत। ऐरावत क्षेत्र के उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में लवण समुद्र है और दक्षिण में शिखरणी पर्वत। शेष 5 क्षेत्र में पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र है और उत्तर दक्षिण में कुलाचल पर्वत। हैंगवत क्षेत्र के दक्षिण में हिमवन और उत्तर में महाहिमवन पर्वत है।
हरि क्षेत्र के दक्षिण में महाहिमवन और उत्तर दिशा में निषद पर्वत है। विदेह क्षेत्र के दक्षिण में निषद और उत्तर में नील पर्वत है। रम्य क्षेत्र के दक्षिण में नील और उत्तर में रुक्मी पर्वत है। हैरण्यवत क्षेत्र के दक्षिण में रुक्मी और उत्तर में शिखरनी पर्वत है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन होता है। यहाँ कभी भोग भूमि होगी तो कभी कर्म भूमि। हेमवत, हरि, रम्य और हिरण्यवत क्षेत्र में शाश्वत भोग भूमियाँ हैं। विदेह क्षेत्र में शाश्वत भोग भूमि और शाश्वत कर्म भूमि दोनों है। जम्बू द्वीप में बीचों बीच में 1,00,000 योजन का मेरु पर्वत है। इसके ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हाथी के दांत की तरह लाइंस खींचने से 4 पोर्शन बन जाते हैं। ये लाइंस सुमेरु पर्वत से निकले हुए गजदंत नाम के पर्वत हैं। सुमेरु के पूर्व में पूर्व विदेह और पश्चिम में पश्चिम विदेह है। ये चारों पोर्शंस शाश्वत कर्म भूमियां हैं और इनमें बड़ी बड़ी 8 नगरियां क्षेत्र हैं। इस तरह चारों दिशाओं में 8 गुना 4 32 विदेह क्षेत्र होते हैं। विदेह मतलब जहाँ पर देह से मुक्त होने का हमेशा उपक्रम चलता रहता है। यहाँ अपनी साधना से कभी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 8 क्षेत्र में कम से कम एक जगह पर एक तीर्थंकर जरूर होंगे। आगे हम जम्बू द्वीप के पर्वतों और क्षेत्रों के नाम की सार्थकता समझेंगे। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 3 दिशाओं में लवण समुद्र से घिरा हुआ है? हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।